हेलो स्टूडेंट्स, ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि डेली मैराथन क्लास जो हम लोगों ने लॉन्च किया है यूपीएसआई आरओ लेखपाल, इसमें बिहार लेवल के एसआई भी शामिल है। तो इस स्तर के जितने एग्ज़ाम हैं उसका हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। इसके तहत हम सेक्शन देखेंगे पहले इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं अमूमन हर एग्ज़ाम के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री है। किसी किसी एग्ज़ाम में छोटे मोटे स्तर पर वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट कवर कर लिया जाता है, लेकिन जहाँ तक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के एग्ज़ाम है, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम का सिलेबस इंडियन हिस्ट्री है। और इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है ये इंक्लूड करता है, आपको पता है, 3 सेक्शन को। एक है एंशिएंट इंडिया, दूसरा है मेडिवल इंडिया। हाँ, ये कहना चाहेंगे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत तथा मॉडर्न इंडिया। जो हिंदी में आधुनिक भारत कहलाता है। ये सेक्शन इंक्लूड है आपके इंडियन हिस्ट्री में। तो अब प्रश्न उठता है कि हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कवर करें। ये हमारे पास हिस्ट्री में हमारे पास ये एक सहूलियत है कि एक लिवरेज मिला हुआ है कि आप चाहें तो किसी सेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं, एंशिएंट से, मेडिएवल से या मॉडर्न से। जहाँ तक मेरा सुझाव है, आपको मॉडर्न इंडिया से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का ज़्यादा आपके साथ पहले कम्युनिकेशन हो पाता है। और जब एक बार मॉडर्न इंडिया ठीक से समझने लगते हैं तो इतिहास में अच्छी रुचि विकसित हो जाने के बाद एंशिएंट और मेडिएवल में भी आपको रुचि लगने लगती है। क्यों आधुनिक भारत? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित आपने सुन रखा है, देख भी रखा है। जैसे 18वीं सदी की बात जैसे ही आप करते हैं तो 18वीं सदी तक आप मुगल शासन का जो महान शासक था शुरुआत में औरंगजेब, तो औरंगजेब कहाँ दिल्ली से शासन करते थे। वो लाल किला आपको आज भी देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो जयपुर में जय सिंह ने शासन किया था, जो ऑब्जर्वेटरी वेधशाला बनाया था, या फिर भारत में नई दिल्ली में जो जंतर मंतर आप देखते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इससे आपको पता चलता है कि ये किसी ने काम किया है, कैसा काम किया है, ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं। फिर सबको आपको पता है 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद हुए थे, लेकिन गुलाम किसने बनाया था ये भी आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो अंग्रेज़ों ने जो गुलामी की प्रक्रिया भारत में शुरू की थी, प्लासी आप सबको याद रहता है। तो प्लासी की लड़ाई से आगे बढ़ते हुए आप 1947 तक देखते हैं। इस दरमियान आप बहुत सारे नाम जानते भी हैं। आप निश्चित रूप से राजा राम मोहन रॉय को सुन रखे हैं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद का नाम आपने सुना है, स्वामी विवेकानंद का। इसी तरीके से 1857 का विद्रोह, कुंवर सिंह। उसके आगे आप सारे तमाम वैसे लोगों को, जो तिलक साहब हैं, दादा भाई नौरोजी साहब हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, फिर महात्मा गांधी के बारे में आपको जानकारी है, नेहरू के बारे में जानकारी है, पटेल के बारे में आपने सुन रखा है। तो इस तरीके से
इन चीज़ों को थोड़ा सिस्टमैटिक जब हम जानेंगे तो निश्चित रूप से अभिरुचि पैदा होगी। तो बात आप समझ गए होंगे कि हमें बातें कहाँ से शुरू करनी है। तो निश्चित रूप से हमें मॉडर्न इंडिया से शुरू करनी है। तो आइए, पहली बात हमने कर ली कि इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, एंड मोreover we are going to start with modern India because it is very interesting, because most of the personality, most of the monuments related to modern India, you people are aware with this। और इस पर क्वेश्चन भी थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से पूछे जाते हैं क्योंकि यहीं से एक तरीके का सारे बैकग्राउंड तैयार होने लगते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिकल सिस्टम का, आपके इकोनॉमिक सिस्टम का। तो ये एक ओवरलैप करता है जिसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग किसकी बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया की। तो आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो मोटे तौर पर मॉडर्न इंडिया को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एक तो बैकग्राउंड के रूप में 18th सेंचुरी का इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन स्टेट्स एंड लेटर मुगल्स, याद रखिएगा, लेटर मुगल्स किसको कहते हैं? उत्तर मुगल किसको कहते हैं? रूलर्स आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब्स, रूलर्स आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब्स नोन एज लेटर मुगल रूलर्स। तो उन्हें जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं उन्हें उत्तर मुगल शासक कहते हैं। तो इनके बारे में कुछ बैकग्राउंड में हम लोग बात करेंगे और दूसरा इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे जो कुछ मुगल से स्वतंत्र होकर, कुछ मुगल पहले मुगल के हिस्सा थे, उनसे स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होने के बाद एक अपना राज्य बनाते हैं जहां उनके कर प्रणाली लागू हो जाती है, जो अपना वो नियम कानून लागू करते हैं, जो अपने हिसाब से आदेश जारी करते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को रखते हैं, उनकी जो अपनी कर नीति होती है, उनका अपना निर्णय होता है, निर्णय में सोवरेनिटी होती है, संप्रभुता होता है। तो याद रखिएगा ऐसे राज्य कुछ थे जो मुगल से स्वतंत्र होकर राज्य बन गए थे, जैसे बंगाल था। जी हाँ, आप पलासी की लड़ाई के बारे में सुने हैं, इसी बंगाल और अंग्रेजों के बीच हुआ था। बंगाल के राज जहाँ का शासक सिराजुद्दौला था, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसी तरीके से अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो बक्सर की लड़ाई में एक सहयोगी था बंगाल का। इसी तरीके से हैदराबाद का राज्य जो निजामुल मुल्क ने, जिसको चिनकिलिच खान कहते हैं, उसने उसकी स्थापना की थी। तो ये सभी मुगल से स्वतंत्र होकर राज्य बने थे। कुछ ऐसे भी राज्य थे जो मुगल के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा करके वो बने थे, जैसे जाट, बुंदेला, सिख, कुछ राजपूत राज,
मराठा, कुछ ऐसे भी राज थे जो कभी भी मुगल के अधीन नहीं रहे, जैसे मैसूर, टीपू सुल्तान का, हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम तो आप जानते ही हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बैकग्राउंड के रूप में हम इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो दूसरी बात हम करेंगे 1757 से लेके 1857 तक। ये बहुत बड़ी बात होगी। इसमें क्या क्या बात करेंगे कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, 1757 से 1857 तक। इसके बाद साथ में इनकी पॉलिसी भी, यानी 1757 से लेके 1857 तक जो राजनैतिक, प्रशासनिक, संरचना तथा नीतियां या नीति जो भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा इसके बारे में हमें 1757 से 1857 तक पढ़ना है। मतलब साफ है, कैसे कैसे बंगाल से अंग्रेजों ने धीरे धीरे विजय करते हुए 100 सालों में पूरे देश को लगभग जीत लिया, यानी एक बड़ा बाउंड्री बना लिया। इसकी चर्चा करेंगे। न सिर्फ बाउंड्री बनाया, बल्कि सिर्फ युद्ध से नहीं जीता, इन्होंने कुछ नीतियां बनाई। जैसे सहायक संधि की प्रणाली आप सुने होंगे, डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप सुने होंगे, हड़प की नीति, विलय की नीति, ये कुछ नीतियां थी इनकी। एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो किस तरह से बनाते हैं, और साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं, जैसे इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन लोग होंगे, किस तरह की नीतियां होंगी। सुना है आपने कि कहीं कहीं पर वो लेके आ रहे थे जो भू राजस्व नीतियां बना रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव नीतियां बना रहे थे, उसमें कहीं न कहीं वो कहते थे कि हम परमानेंट सेटलमेंट लाएंगे, अस्थाई बंदोबस्त लाएंगे। कहीं कहीं रैयतवाड़ी की बात कर रहे थे और कहीं कहीं महालवाड़ी की बात कर रहे थे, ठीक है, जमींदारी प्रथा लेके आ रहे थे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ कानून बना रहे थे, कानून सिविल लॉ बना रहे हैं, सिविल लॉ बना रहे हैं, उसके बाद क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप देखिएगा कलेक्टर का पद बना रहे हैं सबसे पहले 1773 में। उसके बाद आप देखेंगे कि कलेक्टर के बाद एसपी का पद बना रहे हैं, फिर आप देखिएगा जिला जज का पद बना रहे हैं, यानी पूरी संरचना बना रहे हैं। पहले जो संरचना नहीं थी उस तरह की संरचना बना रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी ये बात नहीं समझिएगा, कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि भारत को फायदा पहुंचाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। वो विदेशी शासन यहाँ चला रहे थे और उनका मकसद बिल्कुल साफ था। मकसद था कि अपने जो मदर कंट्री है, जो उनका मदर कंट्री इंग्लैंड था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करना था, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरिश कराना था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पहुंचाना था। यानी वो एक इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे, साम्राज्यवादी हितों को बढ़ावा देने के लिए ये संरचना कर रहे थे। अब देखिएगा 1853 में तो रेलवे भी उन्होंने चला दिया था। रेल तो क्या ट्रेन इसलिए चलाई गई थी कि भारत को लोगों को फायदा हो? शुरुआती उसका उद्देश्य ही था कि इंग्लैंड से जो बंदरगाह तक माल आते थे
बने हुए मालों बाजारों तक पहुंचाया जाए और देश के आंतरिक हिस्से से रॉ मटेरियल को उठाकर बंदरगाहों तक पहुंचाया जाए और जहां कहीं भी विद्रोह हो, डिस्टरबेंसेस हो, उस डिस्टरबेंस को जल्दी से दबाने के लिए सेना और पुलिस भेज दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि वो जो कुछ भी कर रहे थे भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए कर रहे थे, जो नीतियां बना रहे थे। तो यानी हमने बात की, यहाँ थोड़ा सा स्पेस में ले लेता हूँ क्योंकि पहला तो हमने बैकग्राउंड 18 सेंचुरी की बात की है, फिर हमने कहा 1757 से 1857 तक क्या क्या उन्होंने किया। एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिसी की बात करते हैं, तो फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग, जो पहली बात हमने की वो 18 सेंचुरी की बैकग्राउंड की बात की, यानी 18वीं सदी किस रूप में पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ेंगे। ठीक। दूसरी बात हमने जो की वो 1757 से 1857 तक की बात की। इसमें क्या बात है, मुख्य बात है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। पहली बात, राजनैतिक प्रशासनिक संरचना एवं नीतियां। इसका दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज, यानी आर्थिक ढांचा तथा नीतियां। तीसरी बात पढ़ेंगे इनका सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज, यानी सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीतियां। याद रखिएगा ये कोई 100 साल है, 1757 से 1857 तक, 1757 से 1857 का जो ये 100 ईयर्स है, इसमें ब्रिटिश सत्ता ने हर फील्ड में मजबूती हासिल कर ली भारत में। और याद रखिएगा उसके बाद का जो 100 साल है
इसी मजबूती को तोड़ने में भारत के लोगों को लगा कि नहीं, यहां तक तो मजबूत हो गए। और 100 साल के बाद जब 1857 का रिवोल्ट होता है और उसके साथ नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इसी मजबूती को कमजोर बनाने में भारत का नेतृत्व, भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारे नेतृत्व था, उन लोगों को इसी कड़ी को तोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी पर उन्होंने काम किया। तो याद रखिएगा, तो एक तो ये पढ़ेंगे, इसके बाद जो यहाँ याद रखिएगा, थोड़ा सा और भी आप ओपन कर सकते हैं, जब हम टॉपिक लेंगे तो ओपन करेंगे, क्योंकि देखिए ये 4 तरह के टॉपिक हैं। यहाँ पर 3 टॉपिक हैं जो 1757 से 1857 तक। पहला पॉलिटिकल, यानी कहाँ कहाँ युद्ध हुए, कौन कौन से युद्ध किया गया और कहाँ किसको किसको जीता गया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि मैसूर के साथ युद्ध होता है हैदर अली का, मराठों के साथ दक्षिण भारत में युद्ध होता है, इधर बक्सर की लड़ाई होती है। उसके आगे आप देखते चलेंगे कि किस तरीके से मराठों के साथ 3 एंग्लो मराठा वार होता है, 3 अंग्रेजों का और मराठों के साथ युद्ध होता है, और अंततः मराठों को क्या कर दिया जाता है, शक्ति को तोड़ दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में देखिए, शुरू से ही ये कानून बनाना शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सभी लोग जानते हैं, 1773, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसी तरह से 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट एंड 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 का काउंसिल एक्ट। इस तरह से हम इसको स्ट्रक्चर में पढ़ते चलेंगे। इनकी जो पॉलिसीज बनी थी, एक पॉलिसी तो सभी लोग जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ फिर और भी 2-3 बातें देखेंगे कि 3 काम अंग्रेज करते थे। एक तो एक पॉलिसी लेके हमेशा चलते थे, वो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। किसी भी राज्य को कमजोर करना होता था तो फूट डालो शासन करो की नीति लेके चलते थे, डिवाइड एंड रूल की। उसके बाद एक रणनीति बनाते थे, स्ट्रेटजी, और उस स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ते थे। और कुछ ऐसी इनकी स्ट्रेटजी होती थी कि जैसे अपने पूरी पॉलिसी ये थी कि यहाँ शासन करना है, और कैसे शासन करना है, बांटो और राज करो, यानी कमजोर करके शासन करना है, मजबूत आपको नहीं होने देना है। और इसी मजबूती आपको मजबूत नहीं होने देना है, इसके लिए उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सेना को भी बांटने की प्रक्रिया उन्होंने ही शुरू किया था कि ये जाट रेजिमेंट है, ये सिख रेजिमेंट है, ये राजपूत रेजिमेंट है। देख लीजिए जाति के आधार पर कैसे बांट रहे हैं। उसके बाद क्षेत्र के आधार पर बांटना शुरू किए कि ये गोरखा रेजिमेंट है, ये बंगाल रेजिमेंट है, और क्षेत्र के आधार पर भी लड़ाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से आपको यूनाइट नहीं होने देंगे। दूसरी बात, धर्म के आधार पर भी बांट रहे थे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और इतना बड़ा बंटवारा का प्लान कर दिया कि धर्म के आधार पर बांटते बांटते उन्होंने भारत का ही बंटवारा कर दिया था, भारत और पाकिस्तान में। जो बंटवारा का सबसे बड़ा साजिश करता था वो ब्रिटिश शासन थी, जिसको हम लोग आज उस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। अधिकांश लोग, आम लोगों के द्वारा यही सुना जाता है कि ये नेता जिम्मेदार, वो नेता जिम्मेवार, ये नेता ने ऐसा कर दिया, उस नेता ने। आप बताइए शासन किसके पास था? इस तरह की प्रक्रिया को बढ़ावा कौन दे रहा था? ये निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन की बहुत बड़ी साजिश थी, भारत का विभाजन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक उनकी बहुत बड़ी नीति थी, क्या? डिवाइड एंड रूल की। तो डिवाइड एंड रूल की नीति हर जगह दिख रही है, हर जगह वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रजवाड़े राजे महाराजे थे, कुछ राजाओं को जीत लेते हैं और कुछ को अपने फेवर में मिला लेते हैं, कुछ जमींदारों को उनकी जमींदारी समाप्त करते हैं, कुछ को अपने फेवर में मिला लेते हैं। एक बात आपको समझनी चाहिए कि मुट्ठी भर अंग्रेज क्या भारत में शासन कर सकते थे जब तक यहाँ के लोगों का समर्थन नहीं प्राप्त हो? तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग उन्होंने तैयार कर रखा था। उस ढांचा में एक अपना
एक व्यवस्था बना रखा था जिसके वजह से वो लंबे समय तक भारत में शासन करने में सफल रहे। तो इन सारी नीतियों को समझेंगे जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे एग्जाम बड़ा हो चाहे एग्जाम छोटा हो, चाहे ये एसआई लेवल का एग्जाम हो चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, जो टॉपिक का स्पिरिट है उस स्पिरिट पर निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस टॉपिक की जो अवधारणा है उस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वो अलग बात है कि कुछ अगर अवधारणा में क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दिया जाएगा, बाकी चीज़ों में बदलाव नहीं होनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से, तो 3 बातें, रणनीति बनाते थे बेहतर, और हमेशा ब्रिटिश शासन भारत में जो कर रही थी, युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया। हमेशा याद रखिएगा, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपने कूटनीति के, डिप्लोमेसी के माध्यम से, अपने स्ट्रेटजी के माध्यम से, अपने पॉलिसी के माध्यम से अपने सत्ता का विस्तार कर लें, अपने प्रभाव को स्थापित कर लें। लेकिन युद्ध अगर करना ही पड़े तो अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध हमेशा किया। याद रखिएगा, ब्रिटिश सत्ता का भारत में स्थापना युद्ध से कम नीतियों और कूटनीतियों से ज्यादा हुआ। आप देख लीजिए, जितना सहायक संधि के माध्यम से कमजोर किया गया उतना तो किसी भी समय युद्ध से नहीं किया गया। जहां जितना हड़प की नीति से राज्यों का विलय किया गया उतना सीधे युद्ध लड़के नहीं किया गया। तो इसलिए याद रखिएगा, उनकी नीतियां, रणनीतियां, कूटनीति, ये सारी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ध्यान रखना है। ठीक। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात, आप ये मत बोलिए कि अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करने आए थे, और जो व्यापार कर रहे थे वो किसके आधार पर कर रहे थे? पूंजीवाद के आधार पर कर रहे थे, कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म क्या कहता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, यानी लाभ को अधिकतम करना हमेशा इनका उद्देश्य है। तो व्यापार में इन्हें तो लाभ चाहिए था, अधिकतम लाभ चाहिए था। अगर शासन दूसरे का रहेगा तो उनको जो है नीतिगत सहायता नहीं मिलेगी, और शासन खुद ही का हो जाए तो निश्चित रूप से सारे नीतियां उनके पास, सारे नीतियां उन्हीं के व्यापार के फेवर में। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो बनाया, उन्होंने क्या किया? भू राजस्व नीति बनाया, व्यापार नीति बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाद में जाके बनाते हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत दूसरे ढंग से बनाते हैं। और याद रखिएगा, कृषि को बहुत कमजोर रखा अंग्रेजों ने। क्यों? रेवेन्यू तो वसूल रहे थे खुद ही, लेकिन चाहते तो कृषि का विकास कर सकते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। क्यों? वो जान रहे थे कि अगर भारत की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि अगर विकसित हो गई भारत में तो लोगों के सरप्लस आय होंगे, और उनका खर्च एजुकेशन पर होगा, हेल्थ पर होगा, और वो ज्यादा तरक्की कर जाएंगे। और ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिकार की बात ज्यादा करने लगता है। अर्थात जो 200 सालों तक लगभग शासन किए, वो 200 साल शासन नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत जल्दी ही अंग्रेजों का साजिश का पर्दाफाश हो जाता, साजिश सामने आ जाता, और लोग अपने अधिकार की मांग ज्यादा करने लगते। परिणाम ये होता कि बहुत जल्दी आंदोलन, विद्रोह और आंदोलन का वातावरण तैयार हो जाता बड़े पैमाने पर, जिसके वजह से उन लोगों ने उस तरह का विस्तार, उस तरह का काम नहीं किया, कृषि का विस्तार नहीं किया। तो यहाँ आपको मोटे तौर पर उनकी व्यापार नीति क्या थी, उनकी भू राजस्व नीति क्या थी, उनकी कर प्रणाली क्या थी, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इसी नीति के तहत कई फेजेस में उपनिवेशवाद का चरण बनाया। फेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म भारत में बनाते हैं, और उसके माध्यम से भारत में एक बेहतरीन तरीके से पूंजीवाद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए स्थापित करते हैं। और उन्होंने लंबे समय तक जो भी परिस्थितियां ब्रिटेन में बन रही थी, उस परिस्थिति का फायदा यहां ज्यादा भारत के माध्यम से उठाने का कोशिश कर रहे थे। औद्योगिक क्रांति होती है, तो औद्योगिक क्रांति के वजह से क्या होता है? सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा वहां प्रोडक्शन हो जाता है, और उसके लिए बाजार चाहिए। भारत एक अच्छा बाजार साबित हो सकता था, क्योंकि पूरी नीतियों पर नियंत्रण तो उनका था, अंग्रेजों का था यहाँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित कर दिया। और इसी तरीके से यहाँ से
इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो यहाँ से रॉ मटेरियल उठाकर वहाँ भेज रहे थे। तो ये इनका आर्थिक नीति था। सोशल और कल्चरल पॉलिसीज, याद रखिएगा शुरुआती दौर में उन्होंने समाज में भी कुछ हस्तक्षेप करना शुरू किया, कुछ सामाजिक प्रथाओं पर उन्होंने हमला तो किया, और कुछ अच्छी सामाजिक प्रयास किए, जो कुरीतियां थी उसको भी दूर करने का प्रयास किए। जैसे शिशु हत्या को कानून बनाकर प्रतिबंधित किया, जैसे सती प्रथा कानून बनाकर प्रतिबंधित किया, जैसे दास प्रथा उसको प्रतिबंधित किया। इसी तरह से कुछ सांस्कृतिक जो अंधविश्वास की प्रथाएं थी उस पर भी रोक लगाने की कोशिश की, किंतु ये भी कुछ हद तक समाज में कह सकते हैं कि निस्वार्थ काम हो रहा था, लेकिन कुछ सांस्कृतिक पॉलिसी ऐसी बनाई गई ताकि इंग्लैंड के पॉलिसी को, इंग्लैंड की जो रीति रिवाज थे उसको यहाँ स्थापित किया जाए। खासकर आप देख लीजिए जो 1813 के बाद जो मिशनरीज एक्टिविटीज काम कर रही थी, वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना धर्म के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से यहाँ अंग्रेजों को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही थी लगातार। तो निश्चित रूप से इस पॉलिसी को भी देखेंगे, लेकिन 1858 के बाद ये पॉलिसी उन लोगों ने भी छोड़ दिया, क्योंकि 1858 के विद्रोह में उनका मानना था कि सोशल और कल्चरल जो इंटरफेयर किया गया था वो एक बहुत बड़ा वजह था। इसी वजह से उन लोगों ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन शुरू कर दिया, पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, यानी सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक सुधार के में उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इतनी बात हम लोग देखेंगे। फिर तीसरी बात एक देखेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, एंड रिवोल्ट्स ऑफ प्री 1857, यानी कुछ ऐसे विद्रोह जो 1857 से पहले हुए, यहां 1857 का विद्रोह तथा 1857 के विद्रोह के पूर्व विद्रोह। याद रखिएगा, जैसे ही ब्रिटिश रूल की भारत में स्थापना होती है, प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। 1757 के बाद भी प्रतिक्रियाएं होती है, 1764 के बाद भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, और छिटपुट प्रतिक्रियाएं हर समुदाय में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे वो नागरिक समुदाय हो, चाहे जमींदार समुदाय हो, चाहे किसान को ही ले लीजिए। हर लोग अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं तो करते हैं, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं कोई बहुत बड़ी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से ब्रिटिश सत्ता को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाती है, उन्हें अपने पॉलिसी को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर पाती है। तो एक तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस, इसको रिफॉर्म मूवमेंट भी कह सकते हैं, या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, बिल्कुल ये दो कारणों से आ रहा है। एक तो ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव के वजह से हो रहा है कि वहां क्या है कि मॉडर्निज्म यूरोप में जल्दी आता है, उनमें पाश्चात्य शिक्षा जो है, पश्चिमी शिक्षा है, उसमें लॉजिक ज्यादा है, तर्क बुद्धिवाद है,
और उस तर्क बुद्धिवाद जो पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आते हैं, उन तर्क बुद्धिवाद को अपनाते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मतलब तर्क बुद्धिवाद का एक ही मैसेज है कि राइट एंड रॉन्ग शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, यानी अच्छा और बुरा का निर्धारण तर्क के आधार पर होना चाहिए, सुपरस्टिशन के आधार पर नहीं। और इस समय तक बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं जो थी वो सुपरस्टिशन पर आधारित थी, जिसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं था, तार्किक आधार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो लोग पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आए, उन लोगों ने अपने समाज की कुरीतियां, बुराइयां, अपने धर्म में छुपे हुए बुराइयां को हटाकर और अपने संस्कृति समाज को मजबूत करने की कोशिश करने लगे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय पहले आए, आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी ब्रिटिश सत्ता ने शुरू से ही ये दिखाना शुरू किया कि भारत में कुछ अच्छी चीज है नहीं, भारत में अंधविश्वास के सिवा कुछ है नहीं, भारत में जो है ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही नहीं, भारत का धर्म कोई तार्किक है नहीं, भारत में समाज जो है बहुत ही स्टेगनेंट है, उसमें कुछ विकास तरक्की हो ही नहीं सकता, जाति वर्ण व्यवस्था। याद रखिएगा कि बिल्कुल तरीके से भारत के समाज को बिल्कुल नाकाम मानते थे, संस्कृति को बहुत ही खराब मानते थे, कहते थे इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। और उसी के प्रतिक्रिया के रूप में कुछ लोग आते हैं जो आगे चल के राष्ट्रवादी भी आते हैं, जिनको राष्ट्रवादी कहा जाता है। तो और कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी होता है, जैसे आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं, भारत में बहुत ही प्राचीन बेहतरीन परंपरा थी, और उस परंपरा को क्या किया जा रहा है, उस परंपरा को वो बढ़ावा देते हुए कहते हैं नहीं, प्रतिक्रिया करते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ और बिल्कुल अपने परंपरा को दिखाकर को बताने के प्रयास करते हैं कि हम में अच्छाई है और कुछ बुराइयां अगर आ गई है तो उस बुराई को दूर करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हिंदू धर्म में और हिंदू समाज में सुधार के लिए कई आंदोलन होते हैं, जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती के साथ, और रामकृष्ण परमहंस आगे चलकर उनके शिष्य परंपरा में विवेकानंद, उनके माध्यम से आरके मिशन की स्थापना के माध्यम से आगे फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, कुछ ऐसे विदेशी लोग थे जो भारतीय परंपरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, उन लोगों ने भी भारतीय धर्म और समाज में सुधार के लिए प्रयास किए थे, जिनमें एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। तो इसी तरह से मुस्लिम धर्म और समाज में सुधार के लिए भी प्रयास हुए, जैसे सर सैयद अहमद खां आते हैं और कई तरह के स्कूल्स आते हैं, वो बरेलवी स्कूल आता है, काजवीनी स्कूल आता है, इसी तरह से पारसी समाज में भी सुधार की बात आप देखेंगे। रहनुमाई मजदे-आसन सभा के माध्यम से बहुत सारे लोग, दादा भाई फरदोंजी और आगे जाके दादा भाई नौरोजी वगैरह भी आते हैं, और फिर अब सिख समाज में भी आप देखेंगे सुधार होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अमूमन हर साल हर परीक्षा में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक अगला टॉपिक है जो है इमर्जेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। हाँ, तो यहाँ ये एक बड़ा टॉपिक है जहाँ आप देखेंगे कि इसका कारण देखेंगे कि क्यों कॉजेस, इमरजेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट का कॉज, कारण के बाद ये भी देखने की
कारण के बाद ये देखेंगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका भी कई फेजेस देखेंगे। 1885 में इसकी स्थापना होती है, तो इसके कई फेजेस देखेंगे INC का। कई फेज में इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एक तो देखेंगे 1885 से लेके 1905 तक, फिर देखेंगे 1905 से लेके 1917 तक, फिर देखेंगे 1917 से लेके और 1942 तक, जहां गांधी जी हैं, गांधी जी के यहाँ सारे आंदोलन आ जाएंगे। यहाँ चंपारण से होते हुए असहयोग आंदोलन से आगे बढ़ते हुए सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट तक आप देखेंगे। तो इस तरीके से, और फिर आज़ादी के पूर्व 5 इयर्स, ठीक है, यानी 5 इयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। यहीं सारे पर्सनालिटीज होंगे और हर तरीके की यहाँ चीज़ें। तो अब हम एक एक करके इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा होगा 18th सेंचुरी, यानी पहला टॉपिक इंडिया इन 18th सेंचुरी या 18वीं सदी का भारत। उसके पहले एक दो बात और समझने के लिए याद रखिएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पहली बात शुरुआत होनी चाहिए कि आधुनिक होता क्या है, मॉडर्न किसको कहते हैं, क्यों हम इसे मॉडर्न इंडिया कहें। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पहचानने का तरीका होगा। यहीं से हम लोग बात शुरू करेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे विद्वानों ने कह दिया कि प्लासी की लड़ाई के बाद, यानी 1757 में जब बंगाल में अप्रत्यक्ष सत्ता की स्थापना हो जाती है ब्रिटिश अंग्रेजों की, वहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो आप बताइए, आप कहते हैं, हाँ, एक तरफ तो कहा जाता है आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गुलामी आती है वहाँ से। तो क्या आधुनिकता और गुलामी का क्या तालमेल है, क्यों हम कहें कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से हो जाती है। तो इसे हमें समझना होगा। मोटे तौर पर इसका एक लाइन का आंसर ये है कि यूरोप में 14th सेंचुरी में ही मॉडर्निज्म आ गया था। और जब 14th सेंचुरी में मॉडर्निज्म आता है तो पूरे यूरोप में फैल जाता है। सबसे पहले इटली में आता है और इटली से बढ़ते बढ़ते पूरे यूरोप में फैलता है। और यूरोप में मॉडर्निज्म की शुरुआत जब हो जाती है तो 100-200 साल वहाँ 14वीं 15वीं सदी, 16वीं सदी, यहाँ 18वीं सदी, 200 साल मॉडर्न तरीके से वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। उनके हैबिट में, उनके एजुकेशन में, उनके कस्टम में, उनके रीति रिवाज में आ जाता है। और निश्चित रूप से जब भारत में शासन वह स्थापित करते हैं तो मॉडर्न तरीके से शासन करने की शुरुआत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन की स्थापना के साथ साथ भारत में आधुनिकता की शुरुआत हो गई। लेकिन अभी भी प्रश्न ये है कि आधुनिकता कहते किसे हैं, व्हाट इज मॉडर्निज्म और हु इज मॉडर्न। आधुनिक कौन है या आधुनिकता वाद किसे कहते हैं, इसकी चर्चा जो होगी वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। आज इतना ही। कल से हम शुरुआत करेंगे 18th सेंचुरी और शुरुआत ही करेंगे कि आधुनिक कौन है, आधुनिकता किसे कहते हैं, आधुनिकतावाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंग्रेज आए तो कैसे भारत में आधुनिकता लाने का प्रयास किया। तो ये है हमारा पूरा स्ट्रक्चर मॉडर्न इंडिया का पढ़ने का, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और इन्हीं चीज़ों को 1 by 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।